हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहां पर मैं लेकर आया हूं, जो कि आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम एग्जाम 2023, इसके साथ ही साथ जो करंट टाइम में जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति के परीक्षा में आने वाले टॉप 50 क्वेश्चन यहां पर कवर मैं आपको कराने वाला हूं। यहां से आपको अपने पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत 5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन मोस्ट सेलेक्टिव और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा, तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सभी क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड है और इसको मैंने टाइप करके आपको कराने का प्रयास किया। और कम लगे क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, लेकिन यहां से निश्चित रूप से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ज्यादा समय को यहां पर खराब नहीं करेंगे और सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करते हुए चलना है, क्योंकि ये वीडियो नॉन स्टॉप होगी। और क्वेश्चन के साथ साथ मैं टाइमर भी लगा दूंगा 10 से 15 सेकंड, क्योंकि आपको पता है कि पेपर 1 1 घंटे का आपका होता है, तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट के आसपास टाइम मिलता है। तो जितना फास्ट तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे उतना ही टाइम को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है। यहां पर पहला विकल्प आपके लिए दिया गया विद्यार्थियों के विचारों और योगदान का उपयोग, बी है संरचनाकरण, सी है शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण और डी है आपका शिक्षक भाव प्रवणता। इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहां पर मैं टाइमर भी लगा देता हूं 15 सेकंड का। ये 15 सेकंड आपका चलता रहेगा और इसी 15 सेकंड के अंदर जो है आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और बड़ा प्रयास करने के बाद जो है ये टाइमर मैं इस तरीके से मतलब नई नई तकनीक जो है इस्तेमाल कर पा रहा हूं और ये टाइमर के अंतर्गत आपको अपना आंसर देना है। 15 सेकंड आपके यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है, तो शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित सूची में से अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित कीजिए। तो यहां पर कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं किसके संदर्भ में, अप्रत्यक्ष शिक्षण जो कार्य नीतियां होती हैं उसके संदर्भ में, उसको आपको पढ़ लेना है। और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, कथन कारण मैचिंग वाले और इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से परीक्षा में आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सारे स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ लेने हैं और यहां पर मैं आपका टाइम स्टार्ट करता हूं। अब ये आपका 15 सेकेंड है, 15 सेकेंड में आपको आंसर बताना है। वैसे तो ये चल रहा है आपका, आप चाहो तो मुझे 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए भी पॉज करके रोक सकते हो और आप अच्छे से जो है सोच के अपने प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास यहां पर करिएगा। तो यहां पर 15 सेकेंड आपका कंप्लीट होता है और जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक तो दूसरा आपका है और इसके साथ साथ चौथा आपका हो जाएगा और उसके बाद से आपका इसमें 5वां हो जाएगा। यानी कि उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा का निर्माण और युग्मन सम्मेलन तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति और विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों के संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों के अंतर्गत, यानी जब भी कोई शिक्षक जो है क्लासरूम में पढ़ाता है तो अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों के अंतर्गत कौन सा विकल्प आता है, तो ये तीनों आते हैं। इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से है और मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सब क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सूची 1 में शिक्षण के प्रणालियां दी गई हैं, सूची 2 में कार्यान्वीकरण दिया गया है। तो शिक्षक की प्रणालियों को कार्यान्वीकरण के साथ जो है आपको मैच करना है और नीचे दिए गए कूट के अनुसार यानी इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आप भी इसको मैच करिए और यहां पर हम मैच कर लेते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले यहां पर आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले आपका अनुदेशन दिया गया है। किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका चौथे के साथ मैच हो जाएगा। विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका अनुदेशन कहलाता है।
फिर उसके बाद प्रशिक्षण है, किसके साथ में मैच कर जाएगा, ये तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास जो है प्रशिक्षण यानी कि प्रैक्टिस आपका होता है। सी जो आपका अनुबंधन दिया गया है वो दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। यहां पर शिक्षक के विद्यार्थियों को विचारों की सहचारी प्रस्तुति, ये आपका अनुबंधन कहलाता है। फिर मतारोपण, ये आपका पहले के साथ मिल जाएगा। विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा आरोपण, यानी कि ऐसे ही करना है तुमको, किताबें रट कर आनी है, ये जो मैंने टास्क दिया है इसको कंप्लीट करके आना है, या मतलब कोई ऐसा विचार या थॉट जो शिक्षक के द्वारा छात्रों को बोला जाता है, और बोला जाता है इसे कि आपको इसे करना ही होगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, वो आपका मतारोपण यहां पर हो गया। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने अगर सी आंसर दिया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, और ये देखिए क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में है। अभी 4 क्वेश्चन मैंने कराए, आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन देखने को मिल गया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जिसमें कई सारे स्टेटमेंट्स होते हैं और उनको हमें समझना होता है। अब ये स्टेटमेंट्स यानी अभिकथन और कारण और कथन कथन वाले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कथन पहले में क्या दिया गया है, सभी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। दोनों कथनों को अच्छे से पढ़ लेना है और समझने के बाद जैसे कि बोला जा रहा है इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इस टाइमर को चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो इसको मैंने पॉज कर दिया है, अपने आप से आप समझ लो। यहाँ पर 15 सेकंड आपके पास टाइम है। जितना कम समय में एक प्रश्न को आप अटेम्प्ट करोगे उतना ही अच्छे तरीके से, जब आप एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय ले लेते हैं, मान लीजिए 5 मिनट या 3 मिनट ले लिए, तो दूसरा क्वेश्चन पे आपको बड़ा जल्दी से आंसर देना होता है और उसमें कंफ्यूजन हो जाती है और आप आंसर गलत कर देते हो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को बराबर टाइम देने का प्रयास करें। आसान क्वेश्चन है तो कम समय में कर लीजिए, और थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है तो उस पर थोड़ा टाइम दे सकते हैं। आसान क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। तो इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका सही है। कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है, जी ये बात सही है। और भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है, ये आपको देखने को मिल रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर जैसे कि बोला जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा कारण के रूप में है। अभिकथन वाले मैंने क्वेश्चन कराए, अब अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन यहां पर आ गए। तो अभिकथन ए में बोला जा रहा है कि शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। फिर कारण आर बताया गया कि शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। अब इनको अच्छे से समझ लेना है जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है, और इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। एकदम बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, और इसको टाइप करने में समय लग रहा था और 1-2 दिन से मैं आपको वीडियो भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। तो ऐसे ही एग्जाम से पहले जो मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असंभवतः जो यूनिट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका स्कोर आप अच्छे से जो है प्राप्त कर सकते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो उनको जो है आपको अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि वो आपका स्कोरिंग एरिया, अगर उसमें अगर आपने कम नंबर लिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या यहां पर हो जाएगी। अभिकथन में आपसे यही बोला जा रहा था कि शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक है और इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। ये बात आपका सही है, यानी कि जो हमारे देश की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था है उसको भी सुदृढ़ करना है। अगर कोई छात्र पढ़ के अच्छे से बहुत अपने दिमाग को या अपने ज्ञान को डेवलप करता है तो वो कोई साइंटिस्ट बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, और वो फिर मतलब इस तरीके से जब वो काम करेगा तो अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। तो यहाँ पर ये बात आपकी सही है। फिर कारण आर में यही बोला गया था कि शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फास्ट वे में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका 50 है और इसे मैं सोच रहा हूं कम से कम समय में आपको कराऊं ताकि आपको ज्यादा समय इन क्वेश्चन के लिए देना ना पड़े। इसको 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लो। अब देखिए कथन में बोला जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है
कि कथनों की निम्नलिखित सूची में विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताओं तथा उनकी मूलभूत अपेक्षाओं को चिन्हित कीजिए। तो देखिए यहां पर आपका जो विमर्शी या चिंतन स्तर शिक्षण का होता है उसके संदर्भ में कुछ मूलभूत विशेषताएं और अपेक्षाओं को दिया गया है और आपको चिन्हित करना है कि कौन कौन सी वो अपेक्षाएं या विशेषताएं हैं और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं और छोटे मतलब जो एक आध क्वेश्चन आपके थोड़ा सा सिंपल वे में पूछ लिए जाते हैं वैसे भी क्वेश्चन मैंने वीडियो में लिए हैं, तो सभी का आंसर आपको बताते हुए चलना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा और पांचवा आपका सही हो जाएगा। समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। और पांचवा है कि तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षिक सत्र का जो है यहाँ पर आयोजन किया जाता है। ये आपका कवर हो गया, मैं इसे हटाकर दिखा देता हूँ आपको। देखिए कराए जाते हैं, तो ये इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो है तीसरा और पांचवा आपका राइट हो जाएगा। विमर्शी मतलब जो टीचिंग का लास्ट लेवल है, पहले तो आपका स्मृति लेवल का एजुकेशन किया जाता है, मेमोरी लेवल, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और तीसरे नंबर पे आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टिव आप कह सकते हैं, चिंतन स्तर आपका होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभाव उत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है। प्रभाव उत्पादक यानी कि इम्पैक्टफुल आपका यहाँ पर टीचिंग के बारे में बात की जा रही है। फिर यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है, छात्रों को स्वयं अपने या अन्य छात्रों के उत्तर की विवेचना के लिए प्रोत्साहित करना। बी है छात्रों द्वारा अपनी कथित बात का सारांश बनाना। सी है शिक्षक भावी आयोजन के उद्देश्यों से टिप्पणियां करता है। और डी है आपका उन अधिगमनकर्ताओं के विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। काफी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उन अधिगमनकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है, वो आपका प्रभाव उत्पादक शिक्षण के प्रमुख व्यवहार आपके होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में शिक्षण के उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमनकर्ता केंद्रित है, यानी कि छात्र केंद्रित कौन कौन सी यहाँ पर रणनीतियां हैं जो टीचिंग के दौरान आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपको चयन करना है और निम्नलिखित विकल्पों में से यानी कि 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो तेजी के साथ सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। मैं तो फास्ट वे में आपको वीडियो कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन मेरा जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। आप चाहो तो तुरंत पॉज करके इत्मीनान से प्रश्नों को सोच के आंसर दे सकते हैं, लेकिन तेजी के साथ आप भी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। पहला और चौथा आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। एक साइबरनेटिक्स और चौथा है आपका व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना। ये जो है आपका इन सभी विकल्पों में से शिक्षण की उन रणनीतियों के अंतर्गत आती हैं जो आपका अधिगमनकर्ता केंद्रित है। तो याद रखना है आपका व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना और साइबरनेटिक्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा साइबरनेटिक्स क्या है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता रखा है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर तरह के प्रश्न जो एग्जामिनर बना सकता है इस यूनिट से, उस टाइप के हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत। आप मुझे जब पेपर देकर आइएगा तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है उसमें लिख कर बताइएगा कि किस टॉपिक से और जो प्रश्न मैंने यहाँ पर कराए हैं वहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं कि नहीं मिले हैं। और आप सभी से जो है यहाँ पर बहुत ही अनुग्रह यानी कि आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप परीक्षा देकर आइएगा तो किन किन टॉपिक से जो है प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं अलग अलग यूनिट से, वो टॉपिक जो है लिख कर आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके साथ साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी जो है आप लिखकर बता सकते हैं, ताकि आगे जिन छात्रों का भी एग्जाम होने वाला होगा उसके हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उनको कराया जा सके। तो उम्मीद है कि आप सभी जो है परीक्षा देने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए उनको आप बताएंगे। सीधे प्रश्न पर हम आते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
सबसे पहले तो आपका यहाँ पर होगा कर्णिक, और फिर मौखिक, दृश्य परक, दृश्य श्रव्य और आईसीटी। अब देखिए यहाँ पर ये देख नहीं रहा है, इसे टाइमर को हटा ही देता हूँ, यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। अभी इसको मैं ऑपरेट करना सीख रहा हूँ सही तरीके से, मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ कि टाइमर इस तरीके से यहाँ पर लगाऊं और कि क्वेश्चन पे विशेषकर ध्यान दूं। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्णिक, मौखिक और दृश्य परक और दृश्य श्रव्य और आईसीटी आधारित। तो ये जो है क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन। किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान औपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। तो जो आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है उसके दौरान जो है अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सबके बारे में मैंने पहले ही बता रखा है आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि शिक्षण को सात्यक की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित कौन सी प्रकारता शिक्षक एवं अधिगमनकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है। कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का इस्तेमाल हो जाता है एग्जामिनर के द्वारा, तो इनको भी ध्यान रखते हुए आपको चलना है और इंग्लिश जो टर्म्स है उनके तरफ भी मूव करके देख लेना है जब आपको हिंदी के जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं या शब्द हैं समझ में नहीं आते। तो इन चारों में से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहां पर टाइप आपका हो गया, ऑर्डर में थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन अनुदेश जो है यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि शिक्षण को सात्यक की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रकारता शिक्षक एवं अधिगमनकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है। जो अनुदेश होते हैं, जो कमांड्स होते हैं, वो जो है यहां पर अधिगमनकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को जो है शामिल करते हैं, शिक्षक एवं अधिगमनकर्ता के बीच। तो यहां पर सी जो है आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर क्रम जो है क्या होगा। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए बोलते बोलते गला सूख गया है, तो लेकिन कंटिन्यूअस हम चलते रहेंगे। यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। मैं बहुत सारे, जैसे कि अब ये आपका स्टेटमेंट इसमें छोटे छोटे दे दिए गए तो इनको पढ़ूंगा नहीं, तो ये आपको स्क्रीन पे स्पष्ट दिख रहे हैं, विकल्प भी दिख रहे हैं। तो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर करें। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रम जो है आपका इस तरीके से होगा, सबसे पहले आपको ग्रहण करना होगा, फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा प्रतिक्रिया करना, फिर उसके बाद से आपका तीसरे नंबर पे आपका जो आ जाएगा मूल्यांकन करना, फिर चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा संगठन, फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, चारित्रिकरण। तो प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए इन सभी विकल्पों में से जो है इन सभी को जो है उच्चतर क्रम जो है क्या हो सकता है। तो ये जो है आपका क्रम यहां पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करने का प्रयास करना है। तो सूची 1 में जो आपका दिया गया है वो दिया गया है शिक्षक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले मूल प्रबंधन कार्य जो है दिए गए हैं, और सूची 2 में यहां पर आपका क्या दिया गया है, उनके विवरण के बारे में दिया गया है। तो आपको इस प्रकार से इसको मिलान करना है। तो इसे मैच कर लीजिए और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आइए हम इसे मैच करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले योजना दिया गया है, तो ये किसके साथ आपका मैच कर जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर चौथे के साथ मैच कर जाएगा। यह लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करता है, यानी कि जो आपकी प्लानिंग या जो योजना होती है, तो आपने क्या गोल डिसाइड किया है उसके हिसाब से जो है आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर करना है, तो आपने प्लानिंग मतलब कर लिया कि सिलेबस डाउनलोड करना है, सिलेबस को अच्छे से देख लेना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, फिर दोबारा पढ़ने के बाद छोटा छोटा नोट्स बनाना है और एग्जाम के एक महीने पहले उस सारे नोट्स को रिवाइज कर जाना है। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको डिटेल में सॉल्व कर जाना है। तो ये कुछ आपकी प्लानिंग होगी यूजीसी नेट और जेआरएफ एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इसी तरीके से योजना जो है आपका चौथे के साथ हो जाएगा, और बी जो आयोजन करना दिया गया है वो किसके साथ हो जाएगा,
वो आपका तीसरे के साथ यहाँ पर हो जाएगा। यह स्रोतों एवं लोगों को एक साथ मिलाता है। और सी जो है आपका अभिप्रेरणा, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। यह कार्य के प्रासंगिक क्रियाकलापों के विनियोजन को शामिल करता है। और डी है नियंत्रण, ये पहले के साथ आपका मैच हो जाएगा। यह परिणामों के प्रतिपुष्टि को शामिल करता है और निष्पत्ति की तुलना के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करता है। तो इस प्रकार से सिंपली आपको मैच कर लेना है। और जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और अभी हम 14वें क्वेश्चन पे हैं, तो काफी मैं स्लो चल रहा हूं। तो अब थोड़ा और स्पीड यहां पर हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि ये जो आपका सेशन है वो कम समय में कंप्लीट हो। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि एक शिक्षक अपने छात्रों से कहता है कि जब आप यह सीख लेते हैं तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। यह संप्रेषण किसका संकेत करता है? ये आपको इन चारों विकल्पों में से कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऊपर आपका टाइप हो गया है। सॉरी, ये बहुत सारे क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आपका ये ऑप्शन राइट होगा, सकारात्मक प्रबलन। तो एक शिक्षक अपने छात्रों से कहता है कि जब आप यह सीख लेते हैं तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम हो जाते हैं। ये संप्रेषण किसका संकेतक है? तो सकारात्मक प्रबलन, यानी कि पॉजिटिव जो है उसको मोटिवेट कर रहा है टीचर। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि चिंतनशील स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि चिंतनशील स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती हैं। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर छात्रों की समस्याओं और उनके समाधान का पता लगाना एवं उनका निदान जो है चिंतनशील स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य शिक्षण व्यवहार आपका यहां पर होना चाहिए? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर यानी 2020 में मल्टीपल शिफ्ट में जो आपके एग्जाम कंडक्ट हुए थे ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सेलेक्टिव क्वेश्चन मैं यहां पर आपको करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता यहां पर राइट हो जाएगा। तो एक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए मुख्य रूप से शिक्षण व्यवहार क्या होना चाहिए? तो अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता, यानी कि कितना सक्रिय रूप से जो है आपके क्लासरूम में छात्र जो है एक्टिव होकर जो भी चीज आप पढ़ा रहे हैं वो उसको सीखने के लिए ललाहित हैं, आप इस तरीके से कह लीजिए। तो ये उनकी सहभागिता ही डिसाइड करेगी कि शिक्षण प्रभावी आपका हो रहा है या नहीं। अगर इंगेजिंग नहीं है, मान लीजिए 100 छात्र आपके क्लासरूम में है और 80% छात्र जो है आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने टीचिंग टेक्निक्स पे जो है काम करने की आवश्यकता है। तो इस पर टीचर को विशेषकर ध्यान देना होता है। तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में जो है ये बात कही गई है कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने का जो है आधार यहां पर कहां से लिया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप से। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने की सहायता करने वाला निर्णय समर्थन तंत्र है? ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सारांश जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाला निर्णय समर्थन तंत्र जो होता है वो आपका सारांश होता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण है? ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो छात्रों की अकादमिक सफलता
के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कम महत्वपूर्ण है, न्यूनतम महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक सक्षमता जो है ये न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। और सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो सूची 1 में यहाँ पर स्वयं के जो आपके चैनल से उससे संबंधित यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं और ये किससे रिलेट करते हैं आपके, उनके साथ आपको मिलाना है। तो इसके फुल फॉर्म मैंने पहले भी आपको कई बार बता रखा है। तो सबसे पहले आपका क्या यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले आपका ए में दिया गया है NPTEL। तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। ये अभियांत्रिकी से संबंधित जो कोर्स होते हैं उनको जो है यह प्रोवाइड करने का काम करता है। बी जो आपका दिया गया है CIC, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका चौथे के साथ मैच हो जाएगा, पूर्व स्नातक से संबंधित शिक्षा। ये सब ऑनलाइन मोड में है, ठीक है। फिर सी जो है आपका NCERT और NIOS, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका पहले के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा, स्कूली शिक्षा से ये संबंधित है आपका। और NITR किससे मिल जाएगा आपका, तो ये आपका तीसरे के साथ यहाँ पर मैच कर जाएगा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से आपका संबंधित है। लेकिन ये A, B, C और D जो है इनका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इनका फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अगर यहाँ पर मैं बताऊंगा तो आप दिमाग अपना नहीं लगाओगे, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नहीं बता पाएंगे तो इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कम महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ज्यादा उसका प्रभाव उसके निष्पादन पर नहीं पड़ता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। राजनीतिक उन्मुखता जो है विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु आपका क्या करता है, कम प्रभाव जो है उस पर उसका होता है विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन पे, राजनीतिक उन्मुखता का। बाकी अवबोध स्तर अगर आपका नहीं होगा तो वो आपके निष्पादन पे जो है लर्निंग पे जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है डालेगा। अकादमिक रणनीति ये भी महत्वपूर्ण है और अकादमिक विमर्श, लेकिन राजनीतिक उन्मुखता ये महत्वपूर्ण नहीं है और यही हमसे पूछा जा रहा था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में सामान्यतः विद्यार्थियों के पास समूह जर्नल्स पत्रिकाएं होती हैं और वे उसमें नियमित रूप से लिखते रहते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से कथन सही हैं जो जर्नल्स निकालने के लिए औपचारिक मूल्यांकन की पद्धतियों के रूप में होते हैं। ये आपको इन सभी स्टेटमेंट्स में से बताना है और नीचे आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इजी क्वेश्चन में बीच में मैंने डाल दिया 4-5, फिर उसके बाद से ऐसे भी क्वेश्चन, मतलब हर तरह के एक आध क्वेश्चन तो वैसे पूछे ही जाते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर 4-5 क्वेश्चन आपको कराए। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो वो भी मैं आपको करा रहा हूँ, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए चलना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, और उसके साथ साथ दूसरा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्यार्थियों को अपने विचार और अभिमत प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। जो जर्नल्स या पत्रिकाएं होती हैं और अभी तक उन्होंने क्या सीखा है उसे प्रदर्शित करने का एक अवसर देते हैं। यानी कि जो भी जर्नल्स या पत्रिकाएं लिखते हैं, जो कुछ भी वो सीखते हैं उसे जो है उनके माध्यम से वो अपना जो है दिखाने का प्रयास करते हैं, और आपका पहला और दूसरा इस तरीके से राइट हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है। सेट 1 में अधिगम के स्तर, सेट 2 में उदाहरण दिया गया है। ये क्वेश्चन बार बार कोई ही ऐसा एग्जाम होगा, एक आध बार नहीं पूछा गया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपका कईयों बार पूछा गया है, तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ले सकते हैं। IMP ये आप क्वेश्चन है, इसको आपको क्लियर करके, अगर आपका क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कैसे भी मॉडिफाई करके आपसे पूछ लिया जाता है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विश्लेषण स्तर और जो सृजन स्तर है, यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके पेपर में आना है, तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले यहां पर आपको बोला क्या जा रहा है कि अधिगम का स्तर है उदाहरण, तो हम मैच कर लेते हैं इसको। स्मृति स्तर किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो स्मृति स्तर जो है आपका तीसरे के साथ यहां पर मैच हो जाएगी। तीसरा नंबर तो यहाँ पर ये गया टाइप, देखिए ये थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। सूचना अनुस्मरण करना, ये आपका स्मृति स्तर का एग्जाम्पल है। और अवबोध स्तर किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका मैच कर जाएगा पहले के साथ। यहाँ पर दी गई संकल्पना
उदाहरणों की पहचान करना, ये जो है आपका स्मृति स्तर अवबोध स्तर के साथ मैच कर जाएगा। और विश्लेषण स्तर के साथ क्या मैच कर जाएगा, वो आपका चौथा मैच कर जाएगा। यहाँ पर सूचना का कई भागों में पृथक्करण करना, ये विश्लेषण स्तर होता है। और डी जो आपका सृजन स्तर होता है वो किसके साथ मिल जाएगा, ये दूसरे के साथ मैच कर जाएगा। आपका नए विचार उत्पन्न करना, ये आपका सृजन स्तर होता है। तो सबसे पहले याद रखना, स्मृति स्तर में मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है, जिसमें सूचनाओं को संग्रहण किया जाता है छात्रों के द्वारा। अवबोध स्तर में जो उनके पास ज्ञान आ जाता है, उनका जो है वो इस्तेमाल करके तथ्यों को, जो चीजें आसपास घटित होती है, उनको समझने लगते हैं। विश्लेषण जो स्तर आपका होता है, जिसमें क्या होता है, जो सूचनाएं, जो तथ्य होते हैं, उनको आप आसानी के साथ जो है पृथक्करण कर लेते हैं, अलग अलग कड़ी में तोड़कर उसे समझते हैं। फिर सृजन स्तर में आप नए विचारों को उत्पन्न करते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा टाइपिंग में ये ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन आपको इसी अकॉर्डिंग मैच कर लेना और इसको समझ लेना है। निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कैसे भी मॉडिफाई करके ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। मतलब याद नहीं कर लेना, ये आपका जो 3 कॉन्सेप्ट है, स्मृति, अवबोध, विश्लेषण, सृजन स्तर, इनको अच्छे से समझ लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। नैदानिक मूल्यांकन के बारे में देखिए, इवैल्यूएशन के बारे में, निर्माणात्मक नैदानिक मूल्यांकन, यहां से क्वेश्चन भी निश्चित रूप से आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, नैदानिक मूल्यांकन हो गए, निर्माणात्मक मूल्यांकन हो गए, ये सारा कुछ आपको इवैल्यूएशन वाला जो टॉपिक आपका दिया गया है उसको अच्छे से क्लियर कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान करना आपका नैदानिक। नैदानिक से मतलब निदान करने से ये संबंधित है पूरी तरीके से। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं क्लासरूम में और उसी दौरान कोई समस्या छात्र के अंदर, मतलब टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, उत्पन्न होता है, तो उसके कारण को तुरंत वहीं पर जानेंगे और उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका रेडियो वार्ता अनुदेशात्मक जो है सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो है फीडबैक के रूप में किसी भी प्रकार का कोई भी आप कह सकते हैं तकनीक नहीं होती। यहाँ पर आपको अनुदेश के रूप में जो है बातें बताई जाती हैं, जैसे कि आप रेडियो के माध्यम से समाचार और बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है, मतलब इंक्रीजमेंट होती है। ये आपको इन 4 विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा जो है यहाँ पर पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में क्या होती है, वृद्धि होती है। याद रखना है, ऑप्शन ए क्या है हमारा, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि नीचे दी गई सूची में से उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। सूची के नीचे दिए गए विकल्प में से अपना उत्तर का चुनाव करना है। ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा टाइप में यहाँ नीचे होना चाहिए था। तो अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची नीचे दी गई है, इसे आपको अच्छे तरीके से देख लेना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक तो आपका पहला होगा, फिर उसके बाद से तीसरा यहाँ पर हो जाएगा, चौथा है और उसके बाद से 6 नंबर का आपका हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश होते हैं। तो देखिए, एक तो आपका विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, ये भी जो है क्लास में जब आप टीचिंग करने जाते हो, जब प्लानिंग करते हो क्या कुछ पढ़ाना है, तो उसका ये एक भाग होती है। अधिगमनकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, ये भी उसका भाग है। और अधिगम की पूर्वापेक्षिता के रूप में सूचित करना और वांछित उत्तर प्राप्त करना, ये सभी जो है कक्षा योजना की संरचना का अंश होता है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण में चर्चा पद्धति प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए। किन शर्तों को पूरा होना चाहिए भाई, शिक्षण में चर्चा पद्धति प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए किन किन पॉइंट्स को इसमें आप देख सकते हैं।
देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है, सारा पढ़ लेना आपको। नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और पांचवा आपका राइट हो जाएगा, यानी कि विषय पहले से ही डिसाइड हो और विषय सामान्य रुचि का हो और सहभागियों की भाषा की सहजता हो। तो देखिए शिक्षण में चर्चा पद्धति प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए किन शर्तों का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट्स का। तो विषय पहले से ही जो है डिसाइड होना चाहिए, किस टॉपिक पे जो है आपका यहाँ पर ये चर्चा होने वाला है। छात्रों को भी पता रहना चाहिए ताकि छात्र भी उसके बारे में कुछ पढ़ कर आए, ताकि जब भी ये चर्चा हो तो काफी ज्यादा सक्रिय रूप से छात्रों की उसमें भागीदारी हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। और विषय सामान्य रुचि का हो, यानी कि छात्रों को जो टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है उन टॉपिक का आपको चुनाव करना है। और सहभागियों की भाषा की सहजता हो, यानी कि जो भाषा छात्र या कोई भी चर्चा में बैठकर चर्चा को सुन रहा है तो वो उनके सहज रूप से भाषा में हो ताकि वो उन चीजों को समझ सके। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि बहुल बुद्धि का सिद्धांत किसने विकसित किया था, ये आपको बताना है। बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी मल्टीपल जो है इंटेलिजेंस थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया था, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं टीचिंग से संबंधित, उन्होंने मॉडल और सिद्धांत दिए हैं, तो उनको आपको थोड़ा सा देखते हुए चलना है, क्योंकि लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा कि इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। इन्होंने कई प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताई थी कि इंसान के अंदर एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती, अलग अलग तरीके की, संगीतमय बुद्धि, एग्रीकल्चर हो गया, फिर मतलब कई तरीके की बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। तो प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची दी गई है, लेकिन चुनाव आपको उनका करना है जो मुख्य व्यवहार के अंतर्गत आते हैं, और अपना उत्तर जो है इन चारों विकल्पों में से देने का प्रयास करिए। काफी अच्छे क्वेश्चन मैंने यहां पर लिए हैं, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, वरना आप समझ लो कि जो क्वेश्चन अगर संभवतः आने वाला होगा तो उसको आप मिस कर जाओगे। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। पहला और चौथा और उसके बाद से पांचवा यहां पर आपका राइट हो जाएगा, यानी सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी, और उसके बाद से प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके, और कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना। यानी प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों को यहां पर आपको सूची करना था, मतलब फाइंड करना था कि क्या हो सकता है उनको जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी होना चाहिए, फिर प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके होने चाहिए, और कक्षा में कम से कम अस्त व्यस्त करके दुर्व्यवहार जो है उसको रोकना। ये सभी प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची के अंतर्गत मुख्य व्यवहार में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आप अच्छे से आंसर करते हुए जा रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। एकदम पूरा गला सूख चुका है, लेकिन कंटिन्यूअस ये 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एग्जाम में बैठने से पहले अगर वो ये वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन उनके कवर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ जो है पढ़ाता सिखाता है, तो वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई क्लासरूम है, कक्षा 7, 8 किसी भी क्लासरूम में, उसमें अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग जो क्षेत्रीय पृष्ठभूमि है वहाँ के बच्चे अगर आकर एक रूप से समग्र रूप से एक ही छत के नीचे टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आ जाएगा, समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये पीडीएफ जो है आपका ऊपर नीचे हो गया, तो इसको मैं सही कर लेता हूं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमनकर्ताओं को संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। तो संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको देख लेना है, और नीचे दिए गए विकल्पों में से, यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर
कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसमें सबसे पहला जो है आपका एक तो पहला हो जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद से चौथा हो जाएगा और यहाँ पे 6 नंबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका दिया गया है। दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझना और स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करना और अन्य लोगों को जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार करना, ये जो है आपका अधिगमनकर्ताओं को संवेगात्मक बुद्धि का जो है सर्वोत्तम विवरण जो है प्रस्तुत करता है। ये आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होता है, ये आपको बताना है। जिन छात्रों ने बीएड और टेट सीटेट भी क्लियर कर रखा होगा या मतलब प्राइमरी या अपर प्राइमरी इनकी तैयारी भी अगर वो करते होंगे तो वो तो ऐसे ही बता देंगे। तो यहाँ पर भी पूछा जाता है लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक चरण जो है इसको कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि नीचे शिक्षण विधियां और उपागम दिए गए हैं और उनमें से कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा यानी मॉड्यूलर उपागम। उपागम का मतलब आप विधियां भी कह सकते हैं। मॉड्यूलर उपागम हो गया और अभिक्रमित अधिगम जो है और उसके बाद से है आपका व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण। तो नीचे शिक्षण विधियां और उपागम दिए गए थे और उनमें से कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम था, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका राइट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में इन सभी विकल्पों में से कौन सा कथन सही होगा। तो यदि परीक्षण वैधता रखता है, वैलिडिटी है या वैलिड है, तो वह विश्वसनीय भी होगा। तो यह आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं। तो ये आपका टीम शिक्षण के अंतर्गत आएगा। यानी एक ही क्लासरूम में 2 शिक्षक हैं जो अलग अलग कौशल रखते हैं या विशिष्टता रखते हैं विषय पर और एक ही साथ पढ़ाते हैं, तो समझिए वो टीम शिक्षण के अंतर्गत आपका आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। ये आपको यहाँ पर इन सभी विकल्पों को देखकर जो है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हुए चलिएगा। अब बोलते बोलते थोड़ा सा गला पेन कर रहा है लेकिन मैं कंटिन्यूअस आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा सारा कुछ। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दूसरा, तीसरा और उसके बाद से चौथा। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर और सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिया जाने वाला समय है और शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन। तो ये सभी जो है शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में जो है महत्वपूर्ण विचार जो है रखते हैं। तो कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा किस में दिया गया है, डी में दिया गया, इसलिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। देखिए इसमें पूछा गया जा रहा है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है उसके द्वारा, ये आपको बताना है। मतलब कोई छात्र है, उसको कठिनाई हो रही है, लेकिन उस कठिनाई को कैसे पता किया जाए, किस परीक्षण के माध्यम से, वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नैदानिक परीक्षण के द्वारा जो है उसकी कठिनाई का पता लगाया जा सकता है। डायग्नोस्टिक्स एवेल्युएशन आप कह सकते हैं।
और नैदानिक भी आपको याद रखना है यहाँ पर, जहाँ पर छात्रों की कठिनाइयों को पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। स्तंभ ए में शिक्षण विधि दी गई, स्तंभ बी में विधि के महत्वपूर्ण पक्ष दिए गए, तो इसे आपको मैच कर लेना है। मैच करने के बाद इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए हम मैच कर लेते हैं और आप भी मैच कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले आपका दिया गया सहयोगात्मक विधि शिक्षण की है और एक इसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हैं तो वो आपका सहयोगात्मक यानी कोलैबोरेशन जो है मेथड हो जाता है। फिर बी जो है सहकारी विधि, वो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो वो आपका चौथे के साथ हो जाएगा, जब विद्यार्थीगण अधिगम में एक दूसरे की सहायता करते हैं। और रचनात्मक विधि ये किसके साथ मैच हो जाएगा, दूसरे के साथ मैच हो जाएगा, जब विद्यार्थी पर ज्ञान के सृजक के रूप में जोर दिया जाता है। और टीम शिक्षण, ये तो मैंने आपको बता रखा है, शिक्षण में अध्यापकों की विशेषता का उपयोग किया जाता है टीम शिक्षण के अंतर्गत। तो सिंपली ऐसे मैच कर लेना था और जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इन चारों में से आपको बताना है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक युक्ति के रूप में करता है। नीचे दिए गए कूटों में से अपना उत्तर चुनिए, ये आपको बताना है। मतलब कूट तो नीचे वाला बनेगा यहाँ पर, और नीचे दिए गए विकल्पों यानी कि ये जो विकल्प दिए गए इनको आपको देखना है और उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो क्वेश्चन अब काफी अच्छा है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकते, तो वो आपका है स्काइप। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप गूगल डिव्यू या फिर जो भी वीडियो कॉलिंग के थ्रू के लिए जो आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन चैट है आपका, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इनके माध्यम से जो है शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग के रूप में जो है कक्षा के अंदर जो है टीचर प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है। स्काइप, ऑनलाइन चैट और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। आइए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। देखिए इसमें बोला जा रहा है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रायोजन क्या है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए जो है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रायोजन किया जाता है। तो याद रखना है कि अलग अलग मतलब छात्र होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि भी अलग हो सकती है, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। तो छात्र केंद्रित कक्षा का प्रयोजन करने का मतलब यही कि व्यक्तिगत जो भिन्नता है उसमें मदद मिले, उससे निपटने में, ये इसको दूर किया जा सके। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि प्रभाव उत्पादकता शिक्षण अधिगम प्रणाली के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त सरोकार प्रतिबिंबित करेंगे, अपने उत्तर को इंगित करने के लिए कूट का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं क्वेश्चन के संदर्भ में, तो उनको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तेजी के साथ मैं चल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करते हुए चलिएगा, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए पहला एक तो आपका सही हो जाएगा, फिर दूसरा है आपका इसमें, फिर चौथा है और उसके बाद से 6 नंबर है। यानी कि यह निर्धारित करना कि क्या निर्दिष्ट अधिगम होगा, यह निर्धारित करना कि किन रणनीतियों और युक्तियों का उपयोग किया जाएगा और उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन साधन को निर्धारित करना और अधिगमनकर्ता के पूर्व अकादमिक अनुभव का मूल्यांकन करना। याद रखना है आपको, क्वेश्चन में यही पूछा गया कि प्रभाव उत्पादकता शिक्षण अधिगम प्रणाली के आयोजन के लिए इन सभी विकल्पों में से किस संयोजन का जो है सर्वाधिक उपयुक्त सरोकार जो है प्रतिबिंबित होगा। तो इन चारों का होगा, पहला, दूसरा, चौथा और 6 नंबर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होगी, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, परियोजना विधि यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष अधिगम की को जो है प्रोत्साहन देने के लिए इन सभी विकल्पों में से
कौन सी विधि जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो परियोजना विधि, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि अधिगमनकर्ता की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए, यानी कि जो ये नीचे आपका दिया गया 4 विकल्प, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक तो इसमें आपका, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एक तो आपका दूसरा यहाँ पर हो जाएगा अधिगमनकर्ता की प्रेरणा का स्तर, फिर उसके बाद से आपका यहाँ पर 5वां हो जाएगा अधिगमनकर्ता का पूर्व अनुभव, और उसके बाद से 6 नंबर हो जाएगा अधिगमनकर्ताओं के अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि अधिगमनकर्ता की विशेषताओं की इन सभी विकल्पों में से उसकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। तो देखिए अधिगमनकर्ता की प्रेरणा का स्तर, ये भी जो है अधिगम कितना प्रभावी होगा ये महत्वपूर्ण है होना कि अधिगमनकर्ता की प्रेरणा का स्तर क्या है। फिर उसके बाद अधिगमनकर्ता का पूर्व अनुभव क्या है, उस ज्ञान के बारे में, अधिगमनकर्ताओं के अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो ये तीनों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, 5वां, 6ठा किस में दिया गया है? डी में दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि नीचे दी गई सूची में से कौन सी प्रविधियां निर्माणात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेगी? अपना उत्तर कूट के अनुसार, यानी नीचे ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसके अनुसार आपको बताना है। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, प्रविधि निर्माणात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेगी इन सभी विकल्पों में से। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला, चौथा और 5वां यहां पर आपका राइट हो जाएगा, यानी कि परीक्षा सत्र का आयोजित करना, फिर उसके बाद से चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना और परासंज्ञानात्मक चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन करना, ये सभी आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि नीचे दी गई सूची में से कौन सी प्रविधि निर्माणात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेगी। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में ये सारे स्टेटमेंट्स थे, जिसमें आपका पहला, चौथा और 5वां राइट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं, उनकी पहचान कीजिए जो महत्वपूर्ण व्यवहार हैं और अपना उत्तर कूट के अनुसार, यानी कि इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार, ये सारे कुछ दिए गए हैं, तो इनको आपको देख लेना है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक तो इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा और उसके बाद से 5वां और 6 नंबर आपका राइट हो जाएगा, यानी कि पाठ की स्पष्टता, जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियां जटिल नहीं है और अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर जब छात्र संगत कार्य पर हो, और वह दर जिस पर छात्र दत्त कार्यों और अभ्यासों को सही ढंग से समझते हैं और अवबोध करते हैं। तो ये आपके तीनों क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार क्या होंगे। तो यहाँ पर तीसरा, 5वां, 6ठा किस में दिया गया है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि निम्नांकित सूची में से उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं, और नीचे कूट के अनुसार अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो किसके संदर्भ में प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को कौन से कथन जो है दर्शाते हैं, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा, एक तो यहाँ पर आपका दूसरा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा और आपका 6ठा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना, छात्रों के साथ संबंध में जो है प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव और विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख। तो ये तीनों आपका क्या हो जाएगा? प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। कौन सा? दूसरा, 5वां, 6ठा किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि नीचे दी गई सूची में उन कथनों की पहचान करें जो शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित हैं, दिए गए कूट, यानी इसके अनुसार इन 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर जो है बताना है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट्स किसके संदर्भ में दिए गए हैं? शिक्षण कार्य की विशेषताओं के संदर्भ में ये सारे स्टेटमेंट्स दिए गए, इनको आपको देख लेना है।
कौन सा सही है उसका चुनाव करके नीचे दिए गए कोड के अनुसार राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर एक तो आपका बताता हूँ, यहाँ पर एक तो आपका दूसरा सही होगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद से चौथा हो जाएगा, और उसके बाद से 6 नंबर। यानी कि सभी शिक्षण का ध्येय अधिगम कराना होता है, और शिक्षण अपनी प्रकृति में द्विक होने के बजाय त्रिक है। और यहाँ पर 6 जो है आपका शिक्षण का तात्पर्य छात्रों के मस्तिष्क तक पहुंचना है। तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा। शिक्षण कार्य की विशेषता से ये तीनों आपके संबंधित है। द्विक का मतलब त्रिक है, टीचर है, छात्र है और एक पाठ्यक्रम है, इसलिए इसको त्रिक बोला गया है। तो यहाँ पे ये चौथा आपका सही है इस तरीके से। तो दूसरा, चौथा और 6 नंबर किस में दिया गया है? तो दूसरा, चौथा, 6 नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50, और बड़ा मेहनत करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंच चुके हैं। गले की बैंड बज चुकी है, मतलब नमी जैसे ही सूखती है गले से वैसे ही गले में पेन जैसा आपको महसूस होता है। तो जब आप बार बार बोलते हो तो हवा अंदर जाती है और अंदर की जो नमी है वो मतलब खत्म होती जाती है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो कंटिन्यूअस ये चला है, नॉन स्टॉप जो है आपका 50 क्वेश्चन मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पर कंप्लीट कराने का प्रयास किया। मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। स्लो करके वीडियो को पॉज करके जैसे करके आप जो है सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके इन क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए जो मास्लो का पदा अनुक्रम है उनमें से किनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? तो आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपका ये जो महत्वपूर्ण जो है 50 क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट सेशन था टीचिंग एप्टीट्यूड का वो कंप्लीट होता है। बहुत मेहनत से मैंने इसको टाइप भी किया है, रातों को जग जग कर फिर आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। निश्चित रूप से यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बस स्पष्टता के साथ सारे क्वेश्चन को देख लेना है। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जो और भी यूनिट है उनके टॉप 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जो है मैं आपको कवर कराऊं। तो उस पर भी टाइपिंग मैं कर रहा हूं, और परीक्षा से पहले 4-5 यूनिट जो जहां से नंबर आपको छोड़ने ही नहीं है, आप इस तरीके से समझो कि ये ऐसे यूनिट से, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, पीपुल एंड एनवायरमेंट हो गया आपका, फिर इसके साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, डीआई हो गया आपका, आईसीटी आपका हो गया। तो ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनके क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ने का। क्वेश्चन बाय द वे गलत हो जाए, लेकिन ये आपके स्कोरिंग एरिया है। जो चीज आपको समझ में नहीं आती वो तो ठीक ही है, लेकिन जिनको आप समझकर पूरा स्कोर कर सकते हैं उसमें, तो उनको तो न छोड़िए, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका स्कोर काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा और दिक्कत हो सकती है। तो इन सारे यूनिट्स को आपको कवर करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आईसीटी हो गया, पीपल एंड एनवायरमेंट का यूनिट हो गया, हायर एजुकेशन भी आप पढ़ सकते हो। उम्मीद है कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे और इस मेहनत को आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे, ताकि हम ऐसे और भी जो है सेशन आपके लिए लाएं जो काफ़ी ज़्यादा लाभकारी और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो। तो वीडियो को लाइक करके जो है आप जो है हमें अप्रिशिएट जरूर करिएगा। मोटिवेशन बना रहता और कुछ इसका मेन मतलब नहीं है, तो लाइक जरूर करिएगा और इसे शेयर करिएगा। एक ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, अपने जरूरतमंद दोस्तों को शेयर करेंगे वो भी अंतिम समय में, तो निश्चित रूप से उनको लाभ इस वीडियो से मिलने वाला है। तो शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेने हैं न्यू वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए। और जैसे एडमिट कार्ड के संदर्भ में कोई अपडेट आता है वो भी मैं आपके साथ साझा करूँ। उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार,